चुका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने अवाम में जाने का ऐलान कर दिया। पनामा के फैसले के बाद इस बात की तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान साहब फिर अवाम के पास जाएंगे, अवामी जलसे जुलूस होंगे। और आज इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि जो इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर, उसको वो डिफेंड करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मुझे अदालत ले जाओ और मैं साबित करूंगा कि 10 अरब रुपये मुझे रिश्वत देने की पेशकश की गई, और जिस शख्स ने पेशकश की उसका नाम भी अदालत में आकर जाहिर कर देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि अदालत उसकी प्रोटेक्शन के अहकाम जारी करेगी। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज एक लंबी चौड़ी तकरीर की, हुकूमत पर पुराने इल्जाम आयद किए और ये मुतालबा किया कि जब तक हुकूमत मुस्ताफी नहीं होती उस वक्त तक हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक चलती रहेगी। उन्होंने सोशल बाइकाट का ऐलान किया मियां नवाज शरीफ का, और कहा जहां वजीर आज़म जाएं वहां उनके खिलाफ नारे लगने चाहिए, गो नवाज गो के। इसके साथ साथ हुकूमत के ऊपर सियासी दबाव डालने की बात की गई, और यह कि हुकूमत के ऊपर शायद सियासी दबाव आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। इसके साथ के वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई सज्जन जनरल के साथ, इन हालात में जब हुकूमत दबाव का शिकार है उस पर भी कड़ी तनकीद की जा रही है कि एक ऐसे हालात में जब हुकूमत इंटरनली मसाइल का शिकार है तो फिर हिंदुस्तान के एक अहम सनतकार के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात क्यों कर हुई, उसका जो एजेंडा था वो मुलाकात का वो सामने क्यों नहीं आया। अगरचे हुक्मरान जमात ने कहा कि ये ज़ाती मुलाकात थी, उनकी ज़ाती दोस्ती है, लेकिन बड़ा इस पर भी तनकीद का सामना है हुकूमत को। उसके साथ साथ जो अपोजिशन की जमातें हैं नज़र आती हैं कि वो भी हुकूमत के खिलाफ अब दबाव बढ़ाना चाहती हैं। जलसे जुलूसों का आगाज़ हो चुका है और लग ये रहा है कि शायद इंतखाबात की तैयारी हो रही है, क्योंकि जो JIT पे अगर भरपूर एतमाद होता सियासी जमातों का और हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला आने की तवक्को होती थी, शायद इस किस्म के जैसे जुलूस और ना शुरू होते। लेकिन लग रहा है कि शायद JIT के फैसले से पहले ही सियासी जमातें मैदान अमल में आ चुकी हैं, और इमरान खान साहब ने तो आज मुख्तलिफ शहरों में जलसों का ऐलान कर दिया कि इन शहरों के अंदर जलसे होंगे। आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत का जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब इतने एग्रेसिव मूड में क्यों नजर आते हैं, और फिर खास तौर पर सज्जन जिंदाल की जो मुलाकात है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉन लीग्स का मामला अपनी जगह पे मौजूद है, और यह भी कहा जा रहा है कि वजीर आज़म रुकावट बने हुए हैं। डॉन लीग्स की जी इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसको मंजर आम आने पे जो अब तक की तहकीकात हुई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं मुल्की हालात के ऊपर, और ख़ास तौर पर जो दिफाई अमूर है उस पर भी उनकी गहरी निगाह। ज़ैद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से बराह रास्त, और फरीद रईस साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं हमारे, जो आज जलसे में भी मौजूद थे, जिन्होंने लम्हा जलसे की सूरत हाल भी देखी। प्रोग्राम का आगाज़ फरीद साहब आपसे एक कर लेते हैं। फरीद साहब गालबन इस वक्त उनसे हमारा रब्ता नहीं। जनरल साहब आपकी तरफ आता हूँ, क्या लग रहा है आपको हुकूमत के ऊपर अगर हम बात करें सियासी दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है? डॉन लीग्स का मामला अपनी जगह पे, इमरान खान साहब ने तो आज फिर जलसे जुलूसों का ऐलान कर दिया, क्या वजह क्या है? JIT का फैसला होने से पहले ही अपोजिशन मैदान में आ गई। देखिए, दो वजूहत जो मुझे समझ आती हैं। एक तो ये है कि अगले साल मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने हैं। अगर यही सूरत हाल जो असम्बलियों की रही तो सेनेट के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी ले जाएगी, उसके बाद वो इलेक्शन के लिए शायद ऐलान कर दे। और जो सूरत हाल है इस वक्त पार्टियों की मुख्तलिफ सूबों में, लगता यूँ है कि मुस्लिम लीग नून फिर दोबारा हुकूमत बना लेगी। एक तो ये खौफ है सारी सियासी पार्टियों को। लगता है हुकूमत जीत सकती है मुस्लिम लीग दोबारा? जी जीत सकती है दोबारा, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइज हैं वो लोग। उन्होंने जो भी ग्राउंड वर्क चाहिए था उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया हुआ है, वो तैयार है इसके लिए। ठीक। दूसरी वजह जो ये पनामा का फैसला आया है और गुज़श्ता कई दिनों से, कई महीनों से जो मसला चला है, इससे लोगों को तवक्कुआत ये है कि मियां नवाज शरीफ का और नून लीग का जो ग्राफ है काफ़ी गिर गया है, और मियां नवाज शरीफ के बारे में जो मनफी तासुर दिया गया है वो शायद जोर पकड़ गया है। और अब ये मौका है कि मियां नवाज शरीफ को मजबूर किया जा सके, उनकी पार्टी को मजबूर किया जा सके कि नीचे उतरिए। और इसको वो इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर। इस पे पीस पार्टी भी मैदान में आ गई हुई है, PTI तो पहले ही मैदान में थी, और जमात इस्लामी भी मैदान में है। तो ये वो सूरत हाल है जिसके तहत वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को इस वक्त प्रेशराइज किया जा सकता है। लेकिन जैसा बिखरी हुई अपोजिशन, पीपल्स पार्टी और PTI दो बड़ी जमातें हैं, आप इस वक्त अगर समझें कि दोनों दबाव बढ़ा सकती हैं हुकूमत के ऊपर, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। लगता नहीं दोनों अगर मिल के हुकूमत के ऊपर दबाव डालें तो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल पेश आ सके। क्या लगता है कि अकेले इमरान खान साहब जलसे जुलूस करके इस्तीफा लेने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि PTI, चूँकि PTI अंदरूनी तौर पर ऑर्गेनाइज नहीं है। इमरान साहब की जो पर्सनल अपील है वो एक तरफ है, PTI के बारे में जो लोगों का उसने जन है वो एक तरफ है।
लेकिन किसी भी पार्टी को इतनी बड़ी जो इंट्रेंच पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उसको गिराने के लिए बहुत बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, क्योंकि वो खुद कहते हैं बार बार कि हमारा हुकूमत से मुकाबला है, तो हुकूमत तो सिड़क हुकूमत से जनरल साहब हेडलाइन की तरफ चलते हैं। हेडलाइन आ गई, हेडलाइन के बाद वापस आते हैं और हम प्रोग्राम को सिलसिला यहीं से जारी होगा। बात करेंगे इमरान खान साहब के आज जो उन्होंने चैलेंज दिया हुकूमत को, इस पर बात करेंगे। हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़ैद अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले फरीद रईस साहब का जरा कमेंट ले लूँ। जलसा गाह में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जहाँ अभी भी इमरान खान साहब का खिताब खत्म हुआ है। फरीद, आप मुझे सुन सकते हैं? जी नसरुल्लाह साहब, लाउड एंड क्लियर, बिल्कुल। फरीद, कैसा रहा जलसा? क्या मुराद रहा कि जो पीटीआई ने सोचा कि आज का जलसा एक दबाव बढ़ाने का बायस बनेगा हुकूमत के ऊपर? क्या लगा ऐसा इतनी तादाद थी कि हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ सकेगा या हुकूमत किसी मुश्किल में फंस सकती है? नसरुल्लाह साहब, सबसे पहले जो परेड ग्राउंड एवेन्यू का यहाँ पे इंतखाब किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने जब देखा इस्लामाबाद में आज हस्बे मामूल या खिलाफ तवक्को आप कह लें कि इस्लामाबाद की सड़कों पर ख़ास तौर पे परेड ग्राउंड आने वाली जो सड़कें, उन पर बहुत ज़्यादा रश रहा। और जिस वक्त हम खुद भी जलसागाह की तरफ आ रहे थे तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था और बहुत मुश्किलात दरपेश हुई खान साहब के इस जलसागाह तक पहुँचने में। तो इससे ये तासुर ये यकीनी तौर पर समझा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी तादाद थी। अगर हम ये कहें एक रफ अप्रॉक्सीमेट हम बात करें, 20,000 कम से कम लोग आज यहाँ पर इस जगह पर मौजूद थे। लेकिन एक चीज़ जो हम थोड़ी सी वाजे कर दें, आमतौर पर हमने देखा माजी के अंदर खान साहब में के जलसे के अंदर जो है वो ख़वातीन की तादाद बड़ी होती थी। इस बार इंतजामात बड़े बेहतरीन किए गए थे, लेकिन चूँकि माजी में जिस तरह की चीज़ें ख़वातीन के साथ जिस तरह की सलूक या जिस तरह से उनके साथ बदतमीज़ी पेश आया करती थी, इस बार फैमिलीज़ ने थोड़ा सा इज्तनाब किया, लेकिन मजमूई तौर पर एक बड़ा जलसा था। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं खान साहब के उस दबाव के हवाले से, तो पनामा का जो फैसला आया उसके बाद आज ये पहला जलसा था इस्लामाबाद के अंदर। आज इस जलसे के अंदर मुख्तलिफ वीडियोस का सहारा लिया गया, मुख्तलिफ क्लिपिंग्स का सहारा लिया गया। ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ के झूठ के हवाले से जो है वो वीडियोस के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई कि एक ऐसा शख्स जिसको 2 जजेस ने सादिक और अमीन करार नहीं दिया और बाकी 3 जजेस ने कहा हाँ बिल्कुल के झूठ बोला है लेकिन मजीद तहकीकात होनी चाहिए। तो उस तमाम वीडियो क्लिपिंग्स के ज़रिए आज खान साहब ने अवामी जो राय आमा थी वो ली और ये कहा गया कि इस्तीफ़ा दो, गो नवाज गो, और इस तरह के नारे जो है वो जलसा गाह में लगते रहे, जो यकीनन हुकूमत के ऊपर भी वज़ीर आज़म के ऊपर भी दबाव बढ़ाने का जो एक तरीक़ाकार है, जो टैक्टिक्स है खान साहब जो इस्तेमाल करते हैं, वो आज इन्होंने इस्तेमाल किया। बिल्कुल ठीक है फरीद। जलसा तो यकीनी बात है बड़ा है, अगर आप कहते हैं 20,000 से ज़्यादा तादाद है तो इतने शार्ट नोटिस पे एक बड़ा जलसा उसको इस्लामाबाद में कहा जाता है। ज़ैद अहमद साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आपको कमेंट चाहूँगा कि जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लग ये रहा था कि JIT अपना काम शुरू कर देगी, लेकिन सियासी जमातें आज खुद मैदान में आ चुकी हैं। JIT का फैसले का इंतज़ार नहीं किया। खासतौर पर इमरान खान साहब ने तो आज अपनी पूरी एहतिजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। आपको हालात क्या उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि जहां मियां नवाज शरीफ आज खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं या कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दें? नसरुल्लाह, मुझे जो चीज़ बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है, मैं तारीख़ का एक तालिब इल्म हूँ और हमेशा सोचा करता था कि क्या वजह थी कि बगदाद जैसा शहर इतना रुस्वा होकर दुश्मनों के हाथों तबाह हुआ। क्या वहाँ पे हुक्मरान नहीं थे? क्या वहाँ दानिश्वर नहीं थे? क्या वहाँ जज नहीं थे? क्या वहाँ सिपहसालार नहीं थे? वहाँ ऐसी कौन सी लानत पड़ गई कि इतने बड़े 15 लाख की आबादी के दारुल खिलाफा को पूरी उम्मत मुस्लिमा का मरकज था, वहाँ ये हाल हुआ कि खलीफा को कालीन में लपेट कर कत्ल किया गया और 15 लाख की आबादी ज़िबा हो गई। बदनसीबी की बात है कि मुझे वही हालात अब पाकिस्तान में बनते नजर आ रहे हैं। जो अदालत का काम होता है मुल्क में, जो फाइनल आर्बिट्रेटर है, जिसका काम सबसे बड़ा मुनसिफ है, उसका काम ये होता है कि तनाज़ात का तस्फिया करे। उसका काम यह नहीं होता कि तनाज़ात को मुकम्मल ख़त्म किए बगैर ऐसा छोड़ दे कि बाद में उससे मजीद फसाद बर्पा होना शुरू हो जाए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बदनसीबी से इस फैसले से मामला हल नहीं हुआ, मामला और बिगड़ गया और अनार्की अब फैलने लगी मुल्क में और कन्फ्यूजन हो गई। और इसके अब ये जो इमरान पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं, ये जो आज की तकरीर भी हमने सुनी है, इसके अंदर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। इसमें जलाल तो है, गुस्सा है कि ठीक है पकड़ा गया हमने इमरान खान,
कि इतने ज्यादा, लेकिन असल बात यह है कि फ्रस्ट्रेशन है। पूरी कौम ये तवक्को कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करेगी, वो नहीं हुआ। और सच्ची बात है कि नवाज शरीफ अब कॉन्फिडेंट है, अब कोई इदारा नहीं बचा कि कम से कम इसको मालूम है कि 2-4 महीने तक मैं सिक्योर हूं। उसके बाद जो आसरा लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी मई जुलाई से, वो 3 महीने की छुट्टियां होंगी। तो ये जो लोग अभी समझ रहे हैं कि 2 महीने में जीआईटी खत्म हो जाएगी, इसको ये सितंबर अक्टूबर तक तो नवाज शरीफ आराम से घसीट सकता है। और उसके बाद जो जीआईटी डॉन की बनी है, उससे तो इनको बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी फ्रस्ट्रेशन में अब पॉलिटिकल पार्टीज में और खासतौर पर पीटीआई में देख रहा हूं। अगर इन्होंने कोई इफेक्टिव प्रेशर बिल्ड करना है नवाज शरीफ के इस्तीफे के लिए, तो पूरे पाकिस्तान में जाने के बजाय दोबारा डी चौक पे इनको आना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि पीटीआई दोबारा ऐसा प्रेशर डेवलप कर पाएगी, जैसे कि पहले भी इमरान खान साहब ने कहा कि वो इस्लामाबाद आएंगे, लेकिन फिर बाद में आखिर में आके वो कैंसिल कर दिया गया। क्या आपको लग रहा है कि पीटीआई की बात लोग सुनेंगे, अवामी प्रेशर बनाने के लिए पीटीआई के लोगों से कहेगी तो इस्लामाबाद में एक बड़ा ऐसा मुजाहरा हो सकता है जो हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाए? देखिए रसूलुल्लाह, 3 तरीके हैं पाकिस्तान में काम करने के। एक तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट काम करे, फैसले करे। दूसरा तरीका यह है कि आप स्ट्रीट प्रेशर लेकर आए। और तीसरा तरीका यह है कि फौज आके इंटरफेयर करे और मामला को तय करे। जनरल राहील के दौर में आपने देखा था कि नेशनल एक्शन प्लान भी फौज ने बनवाया था, फौजी अदालतें भी फौज ने बनवाई, जो जरूरी काम थे फौज ने डंडा दिया, काम करवाया। अब इस वक्त अलमिया यह है कि इस वक्त की जो फौज की क़यादत है, उसने एक डिसाइसिव फैसला किया है कि हम पॉलिटिक्स में, जुडिशरी में दखल नहीं देंगे। अब ये उनका फैसला है, मगर उसके नतीजे में एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि हो ये रहा है कि नवाज शरीफ को खुली छुट्टी है। ये डाकू को आपने, जिसको 2 सुप्रीम कोर्ट के जज डाकू कह चुके हैं, उसको आपने मुल्क का सरबराह बना दिया, सारे इदारे इसके कंट्रोल में। लिहाजा अब सिवाय स्ट्रीट पावर के एक ऐसी पाकिस्तान नेशनल अलायंस पीएनए टाइप मूवमेंट की जो भुट्टो के खिलाफ निकली थी, ऐसी मूवमेंट जो इतनी बड़ी अनारकी खड़ी कर दे कि आप फौज को घसीट ले या मजबूर करे वजीर आजम को इस्तीफा देने के, इसके अलावा मुझे कोई तरीका नजर नहीं आता है। अगर इमरान वाकई पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करना चाहता है तो इसको इस्लामाबाद आना पड़ेगा, गुजरावाला लौट जाने से फायदा नहीं होगा इससे। बिल्कुल ठीक है। ज़रा साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो जनरल साहब से ये बात पूछते हैं कि क्या ये फ्रस्ट्रेशन है जो आज इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में जलसों का ऐलान कर दिया है, और जो ज़्यादा अहमद साहब बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में अगर प्रेशर डेवलप नहीं होगा तो शायद जेआईटी से भी लोगों को मायूसी होती नज़र आ रही है। इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जनरल साहब, जो ज़ैद साहब ने बात कर दी कि फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए इमरान खान साहब जा रहे हैं जलसे जुलूसों के लिए, मुख्तलिफ शहरों में जाने का ऐलान कर दिया उन्होंने, क्या जीआईटी से तवक्कुआत कम है? देखिए, जिस दिन जीआईटी का ऐलान हुआ तो उससे अगले दिन असम्बली में पीस पार्टी ने तो रिजेक्ट कर दिया था उसको आउटराइट, और इमरान खान साहब ने भी कोई ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया उसको। जीआईटी के बारे में मेरा अपना एक ख्याल ये है कि मैंने तो वोट दिया था अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि मेरे मुस्तकबिल का, मुल्क का वो फैसला करेंगे। फिर मुझे उम्मीद थी कि मेरी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देगी कि मुल्क का मुस्तकबिल किस तरफ चलना है। लेकिन आज आके 22 करोड़ अवाम, एटॉमिक कंट्री के मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल एक ऑफिशियल्स के हाथ में आ गया, 6 ऑफिसर्स के हाथ में, और वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान ने किधर जाना है, किधर नहीं जाना। बिल्कुल ठीक। तो ये ट्रेजिडी है, मैं समझता हूँ, और जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए भी। मुझे भी फ्रस्ट्रेशन है, मैं हो सकता है फैसले से खुश हूँ या ना हूँ, लेकिन फ्रस्ट्रेशन मुझे ये है कि ये फैसला हो जाना चाहिए था। जो मेरी असम्बली है उसको फैसला कर लेना चाहिए था। अगर वो नहीं कर सकी तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा वाज़ेह फैसला कर देना चाहिए था। जब ये फैसला नहीं आया, वो फ्रस्ट्रेशन तो बिल्डअप होएगी इसमें। ठीक, जो भी बातें हुई हैं, जो भी फैसले आए हैं, आप उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो मियां नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक। तो ये सिचुएशन एक ऐसी बन गई है पाकिस्तान में कि जिससे आम आदमी का मुतासर हुए बगैर रहना मुमकिन नहीं है इससे। और जब आप देखते हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं, जितने भी आप ऐलानात हम सुनते रहते हैं, इशू ये है कि तकरीबन $70 अरब से ज़्यादा के मकरूज हो चुके हुए हैं। ठीक। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बुरी हालत में है आपकी। जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, पहले चीन ने पहले एक दफ़ा $1.2 बिलियन दे के आपको बेल आउट करवाया था, अब फिर आप $1.5 अरब से मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालात भी अच्छे नहीं हैं,
बिजनेस में चंद एक के सिवा बाकी सारे हालात भी गिर रहे हैं आपके। इंपोर्ट्स आपके, एक्सपोर्ट्स आपकी गिर गई हैं, इंपोर्ट्स आपकी बढ़ गई हैं, आपकी जो तहसील अज़र थी बाहर से आनी थी वो भी पैसे कम हो गए आपके। ठीक। ओवरऑल सिचुएशन तो ये है जिसकी आप बात करें, फ्रस्ट्रेशन तो है। लेकिन जनरल साहब, इन हालात में जब पोजीशन सड़कों के ऊपर है, इन हालात में जब डॉन लीग्स की बात की जा रही है, वज़ीर आज़म सजन जंदल से मिलते हैं और जिंदाल से मुलाकात होती है मरी में, क्या हुकूमत को दबाव महसूस नहीं कर रही है? और ये क्या इस किस्म की मुलाकात हुकूमत को डैमेज नहीं करती? और क्या ज़रूरत क्या पड़ी थी इन हालात में पाकिस्तान में इस मुलाकात की? क्या लगता है कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी, कोई बैकडोर चैनल चल रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, बैकडोर चैनल्स या ट्रैक टू डिप्लोमेसी कभी कामयाब नहीं हो सकती जब तक मुल्क की पूरी उसकी बैकिंग हासिल ना हो, नंबर एक। नंबर दो, जिंदाल के बारे में थोड़ा सा मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये अफगानिस्तान में इन्होंने बहुत बड़ी कोयले की और लोहे की माइंस खरीद रखी हैं। ठीक। और वो सारा आना है भारत और पाकिस्तान के अलावा कोई रास्ता नहीं। जितने बाकी मसले आप बात कर लें वो सिर्फ छोटे छोटे बात कर सकते हैं। दूसरा, ये अजीत डोवल का बड़ा दोस्त है ये शख्स, ठीक है, और कलभषण यादव जो है वो अजीत डोवल का बड़ा रिश्तेदार है ये, ठीक। इस नाते से भी आपको लगता है कि शायद वो भी बातचीत करेगा ये। तीसरा, और जो जख्मों पे नमक पाशी की है वज़ीर आज़म ने, वो ये है कि कलभषण ने भी कहा कि भारत पाकिस्तान में खून खराबा करा रहा है। बिल्कुल ठीक। एहसान ने बैठ के कहा कि भारत पाकिस्तान में खून खराबा करा रहा है। बिल्कुल ठीक। उस अगले दिन वो शख्स जिसने उड़ी के बाद ये ट्वीट किया था कि जब भी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं तो फौज और ISI बीच में पड़ के मामला को ख़राब कर देती है अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। वही डॉन लीग्स में वही बातचीत आई आपके। तो इन सब के जब बैकग्राउंड में आप देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म के ज़ाती दोस्त होंगे, डेफिनेटली इंसान है वो भी, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो उससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान के हकूक़ की, मेरे मफादात की निगहदाश्त उनकी जिम्मेदारी है, ये मेरे जज्बात का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि इंतहाई इल टाइम, वेरी पुअर जो भी काम हुआ। ज़ैद अहमद साहब, कैसे देखते हैं आप इस सजन जंदाल मुलाकात को वज़ीर आज़म के साथ? क्या सिर्फ दोस्ती की मुलाकात है या कोई पैगाम लेकर आया है? वो भी जैसे कि कुलभूषण पकड़ा गया और कहा जा रहा है कि कुलभूषण के लिए भी दबाव आ सकता है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, एक बात पहले जहन में रखिएगा कि जिंदाल, जैसे जनरल साहब ने बात की, कि ये सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, ये एक रॉ का फ्रंट नेगोशिएटर है, ये एक इकोनॉमिक टेररिस्ट है। इसके जिम्मे ये टास्किंग है रॉ की तरफ से कि अपने जाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की रियासत को डिमोलिश किया जाए। ये रॉ का एजेंट है। दूसरे लफ्जों में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर रॉ के एक एजेंट के साथ जाती ताल्लुकात रखते हैं। ये बात हम कई साल पहले भी कह चुके हैं, बहुत अरसा पहले हमने ये बात कही थी कि एक रॉ के एजेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर टेक्सटिंग टर्म्स के ऊपर है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म उससे बराह रास्त टेक्स्ट करते हैं और वही जिंदाल था। ये अब खुल के बात सामने आ गई क्योंकि मरियम ने इसको एक्नॉलेज कर दिया। इनके यहाँ पे आने का मकसद इस वक्त जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि दो रीजंस हैं, और ये इनिशिएटिव खुद रॉ की तरफ से लिया गया है, मोदी की तरफ से लिया गया है। नवाज शरीफ ने इसको इन्वाइट नहीं किया था, ये दरवाजा क्रैश करके अंदर दाखिल हुए हैं। लेकिन उसकी वजह ये है कि कुलभूषण यादव प्राइम एसेट है इनका और इसको हर हाल में निकालना है। नवाज शरीफ तकरीबन डिस्क्वालीफाई हो गया था चंद रोज पहले। ये जो ब्रीदर मिला है इसको ज़ाहिरन 1-2 महीने का, इसमें रॉ पैनिक कर रही है कि जितना जल्दी हो सके नवाज शरीफ से ये काम करवा लिया जाए कि इसको कुलभूषण को माफी मिल जाए। एक तो ये एलिमेंट है जिसके लिए इनको इतनी जल्दी में पहुंचना पड़ा और नवाज शरीफ इनको पाकिस्तानी कवानीन को तबाह करके, क्योंकि इसका वीजा तो जो नवाज शरीफ को कि अगर आप कहें तो हम पाकिस्तान के साथ आर्मी के खिलाफ हर किस्म का क्राइसिस खड़ा कर सकते हैं आपको बचाने के लिए, क्योंकि यही जिंदाल है जिसने पाकिस्तान आर्मी को गालियां दी हैं अपनी दूसरी ट्वीट्स में, इसके बेटे ने। और ये जो वेनम, जो गुस्सा ये पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ रखते हैं, वो कोई छुपा हुआ नहीं है। तो मुझे लगता ये है कि ये पुरानी हिस्ट्री है कि जब भी नवाज शरीफ क्राइसिस में आता था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे दहशतगर्दी होती थी, अटैक्स होते थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती थी। इवन जो APS का वाकया है वो किया गया था इस वजह से, उस वक्त किया गया था कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक बहुत बड़ा धरना खड़ा हो गया था, जिस पर फजलुर रहमान का स्टेटमेंट था कि कैसे धरना खत्म करवाया हमने, क्योंकि इनके सारे ताल्लुक फजलुर रहमान इनका एलाई है इस काम के लिए। सो आई पर्सनली फील एक तो टोटल सपोर्ट रॉ की और मोदी की नवाज शरीफ को कि आपको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हत्ता कि मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान को कत्ल भी करवा सकते हैं। लेकिन इमरान को अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट मुझे महसूस होता है कि अब ये इमरान को टारगेट करेंगे। लेकिन और मैं बड़ा ब्लंटली कह रहा हूं ये बात कि इंडियंस के लिए नवाज शरीफ ज्यादा बड़ा एसेट है।
सज्जन जिंदाल की हम बात कर रहे हैं, उसे बिजनेसमैन कहा जाता है, आप कहते हैं राह का एजेंट है, लेकिन यही राह का एजेंट जनरल परवेज मुशर्रफ से भी मुलाकातें करता रहा है। देखिए करता रहा होगा, बात यह कि दुनिया में हर आदमी, खुद रॉ का डायरेक्टर पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान का DGI भी उससे मिलता है, दुनिया में हर जगह मुलाकातें होती है। बात यह है कि आदमी की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी क्या है। परवेज मुशर्रफ इंडियन एजेंट मशहूर नहीं था, नवाज शरीफ है। इसकी रमजान शुगर मिल का केस कलभूषण यादव, इसके बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में। पाकिस्तान तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जब आपकी क्रेडिबिलिटी ये हो, आपका इमेज ये हो, जब खुद आपकी बेटी एक्नॉलेज करे कि आप रॉक एजेंट से जाती मरासिम रखते हैं, और आप फिर ये खुफिया पाकिस्तान के कवानीन को तोड़कर, फॉरेन ऑफिस ने आज कहा है कि हमें नहीं पता कि ये क्यों आए थे, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई। और मैंने अपने फौजी दोस्तों से पूछा है, उन्होंने भी कहा कि हमें नहीं मालूम कि अंदर क्या बातें हुई हैं। मरी जाने का मकसद यही था कि वहां पे फौज और आईएसआई की रसाई ना हो सके वहां पे। ठीक है फरीद रईस, मैं आपकी तरफ आने से पहले जनरल साहब आपका कमेंट चाहूंगा। एक हमारे यहाँ एक वतीरा बन गया है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट का अगर कोई बंदा मिले तो हम कहते हैं कि गद्दार है, इंडियन एजेंट है, लेकिन फौजी हुक्मरान मिलें तो हम कहते हैं जी वो स्ट्रेटजी हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है। यही जिंदाल अगर मुशर्रफ से मिले तो ठीक, नवाशी से मिले तो ख़राब। देखिए जिस तरह भी जैद हम बात कर रहे थे, एक बैकग्राउंड होता है हर चीज़ का, वो ऐसे उठा के कोई बात नहीं कर देता। ठीक, अगर पीस पार्टी के बारे में बात होती है तो अल-ज़ुल्फ़िकार हमें याद है क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए क्या किया गया, जहाज़ उड़ाए गए, जहाज़ अगवा हुए, फिर टैंकों पे बैठ के आने की बात की गई। तो वो एक तारीख होती है जब पीस पार्टी के बारे में बात करती है। फिर जब सिखों की तंजीम अचानक ख़त्म हो गई और इंडियन आर्मी पे भावी हो गई अचानक बैठ के, तो फिर लोगों के दिनों में शकूक शुबहात, लाजमी सबूत ऐसी चीज़ों के नहीं मिलते। इसी तरह जब मियां नवाज शरीफ साहब की बात की जाती है, आज ये बताइए कि इनको जिंदाल से मिलने की ज़रूरत क्यों थी? नंबर एक, अगर मिलना था तो अपने किसी को बंदे को साथ लेके बैठते। नंबर तीन, इनको मरी ले जाके मिलने की क्या ज़रूरत थी, जिस तरह बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्यों नहीं मिले इससे? तो एक होता है, मैं गद्दार या इस किस्म की लफ्ज़ तो शायद मैं इस्तेमाल ना करूँ, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल ये उठता है कि जिस शख्स को मैंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी का इंचार्ज दिया, एग्जेक्टिव तो वही है ना, वो ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो मेरे जख्मों पर नक्काशी भी करता है, उन लोगों की बात करता है जो मेरे बच्चों के, मेरे बेटियों के, बहनों भाइयों के खून की जिनके हाथ रंगे हुए हैं। तो फिर मियां नवाज शरीफ का उससे मिलना सवाल तो खड़े करता है ये। फिर तो ये सवाल मियां साहब को मैं समझता हूँ कि उनको ये सवालात का जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या होता नहीं, हुक्मरानों को मिलना पड़ता है, हुक्मरानों की दोस्तियाँ भी होती हैं, हुक्मरानों के रिलेशंस भी होते हैं, कोई भी हुकूमत हो उन लोगों से। देखिए मोदी से हम ब्लॉक उनके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन मोदी से मुलाकात भी तो होती है ना। क्या ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स या आपकी नॉर्म्स नहीं होती, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स? देखिए डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का तो तरीका होता है ना, जब प्राइम मिनिस्टर किसी से मिलते हैं, ठीक है, चीफ एग्जेक्टिव हैं, जिससे चाहे वो मिल सकते हैं, उनको रोक नहीं सकता कोई शख्स भी, लेकिन उनको मिलने से पहले, उनको बात करने से पहले, उनको कुछ करने से पहले 100 दफा सोचना तो पड़ता है ना उस चीज़ का। क्या आप इस इमेज को, जो मैंने हालात बयान किए, मैं गलत हालात तो बयान नहीं किए ना जी, ठीक, जो एहसान ने बात की, कलभूषण ने बात की, जो सब दुनिया ने बात की, पाकिस्तान में जो खून खराबा हुआ, अब इसको आप वहाँ पे रखिए, जिंदाल की ट्वीट्स भी देख लीजिए, जिंदाल के ताल्लुकात भी देख लीजिए। इन हालात में जब मियां नवाज शरीफ एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जिनके बारे में सब कुछ दुनिया जानती है, तो फिर लोगों को तकलीफ तो होगी, इससे पाकिस्तान को तकलीफ तो होनी चाहिए इस चीज़ से। बिल्कुल ठीक है। फरीद रईस, आपकी तरफ आता हूँ, क्या लगता है आज के इस जलसे के बाद भी फिर डॉन लीक्स का इशू भी है, सजन जिंदाल मुलाकात भी हुई है, उस पर भी हुकूमत को बड़ी तनकीद का सामना है, हुकूमती हलकों में कैसा महसूस किया जा रहा है, क्या कर रही है? वज़रा के बयान हमारे सामने आए जलसे के फौरन बाद, उन्होंने बड़े सख्त जो है जवाब भी दिया इमरान खान साहब को। क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत कोई दबाव महसूस कर रही है? देखो नसरुल साहब, इमरान खान साहब ने आज अपनी जो तकरीर की उसमें ये जिंदाल से मुलाकात रही, इसके बारे में भी बड़ी बात की और खासतौर पर कश्मीरियों के हकूक के हवाले से बात की। इमरान खान साहब ने जिंदाल मुलाकात के हवाले से कहा कि दुनिया में कौन सा ऐसा हुक्मरान होगा जो अपनी मुल्क की फौज को जो है वो बदनाम करता होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कश्मीरियों की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जब भी मौका मिलेगा, जब भी मुझे मौका मिला, मैं कश्मीरी के हुकूक की आवाज को बुलंद करता हूँ और करता रहूंगा इस सिलसिले के अंदर। दूसरी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जब कोई कारोबारी शख्सियत को अपना हुक्मरान बना लेगा, हुक्मरान चुन लेगा, तो फिर वो मुल्क के ऊपर जो है वो कारोबार को तरजीह देगा। तो इस तरीके से उन्होंने मियां नवाज शरीफ की जो जिंदाल मुलाकात है उसको भी आड़े हाथों लिया। और
और यकीनन फरीद मैं आपको यहाँ पे सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा एक लम्हे के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं कमेंट चाह रहा हूँ कि आज के जलसे के बारे में जो खास तौर पर इमरान खान साहब ने चैलेंज दिया है हुकूमत को कि जो 10 अरब का उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है उस पर वो अदालत जाने को तैयार है। मरियम साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इमरान खान साहब ने आज चैलेंज कर दिया हुकूमत को कि कोर्ट में आए, वो कोर्ट में सबूत भी देंगे, बंदे का नाम भी दे देंगे। क्या हुकूमत जा रही है इसको अदालत में लेके इमरान खान साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इन झूठे इल्जामात पे हुकूमत 2 दफा इनको सुप्रीम कोर्ट में लेके गई है, जहाँ से इनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। और इसके साथ साथ इन्होंने अभी रिसेंटली 10 बिलियन का झूठा इल्जाम लगाया है। और आज तो मुझे इनकी जहनी हालत पे कोई तफ्शीश हुई कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो बंदा 10 बिलियन लेकर उनके पास गया था वो उसका नाम मियां शरीफ फैमिली को नहीं बताएंगे क्योंकि उनको कोई खतरा है, लेकिन अगर हमने खुद भेजा है बंदा उनके पास तो वो हमें उसका नाम नहीं बताएंगे। तो वो आज खुद कुछ मुझे कंफ्यूज लगे, लेकिन आज अगर उन्हें कोई इत्तला की जरूरत होती तो वो जरूर उस शख्स का नाम बताते जिसको वो झूठा इल्जाम लगाए हैं। लेकिन अगर वो ये भी मान लेते कि मैंने एक दफा फिर झूठ बोला है और वो माफी मांगते तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता। लेकिन आज मैं उनको एक दफा फिर काली कुर्सियों को रात के अंधेरे में फ्लड लाइट्स में खिताब करने पर मुबारक दूंगी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी खुशी है कि लोगों ने उनके झूठ और जो इंतशार की सियासत है उसको सुनना बंद कर दिया है, उनके जुल्फों में आना भी बंद कर दिया है। भाई साहब ये बताइए कि इमरान खान साहब ने तो आज तमाम शहरों में जलसों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा सियालकोट जाएंगे, मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस होंगे और वज़ीर आज़म के खिलाफ सोशल बाइकाट की मुहिम चलाने का उन्होंने ऐलान किया है। क्या हुकूमत को लग रहा है कि हुकूमत को कुछ दबाव बढ़ जाएगा इन सियासी जलसों से? पहली बात तो जलसा जुलूस और इस तरह के जो काम और इस तरह की जो बातें हैं वो 2013 से उनकी जारी हैं। अगर उन्होंने कोई काम किया होता तो आज वो उन काम को मुकम्मल करने में मसरूफ होते, लेकिन अगर उन्होंने काम सिर्फ झूठ बोलना और रोया है पिछले 4 साल तो अभी भी वो आगे यही करेंगे। और 2018 की इलेक्शन की तैयारी उन्होंने अभी से शुरू कर दी है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि उनके पिछले 4 साल झूठ बोलने से कौम उनको कभी माफ नहीं करेगी। और 2018 में ये जो जितने झूठे इल्जाम उन्होंने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पर लगाए और जो साजिशें की उसका जवाब देना पड़ेगा। मुझे समझ चले, मैं आपसे एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा, अदालत लेके जा रही है हुकूमत इमरान खान साहब को या नहीं? जी, हुकूमत इमरान खान साहब को अदालत में लेके जा रही है इस 10 अरब वाले मामले पे या नहीं? हर तरह का ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा रहा है जिससे इमरान खान साहब की ये जो रवायत है अब झूठ बोलने की, जहाँ खड़े हो जाए अदालों की तस्दीक करो, जहाँ खड़े हो जाओ अदालों को गाली दो, जहाँ खड़े हो जाओ झूठ बोलो, लोगों पे बहतानबाजी करो, इल्जामात लगाओ, इसको अब खत्म करने के लिए हर तरह के ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद थी, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात। जनरल साहब, क्या लग रहा है इमरान खान साहब तो आज डंके की चोट पे कह दिया कि वो अदालत में उनको लेके जाएं, वो नाम जाहिर कर देंगे जिसने रिश्वत देने की कोशिश की। फिर लंबी हिस्ट्री इमरान खान साहब ने आज बयान की है। क्या आपको लगता है कि अब अदालत में जाएगी हुकूमत या माजी की तरह जैसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा अदालत ले जाऊंगा फिर गए नहीं? हुकूमत ने अगर अदालत में जाना होता तो भी चली गई होती है। अभी भी मरीम साहबा की जो बात है उन्होंने कही एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे सारे, वो नहीं जाएंगे इससे, वो भी इसको सियासत करने के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान का चैलेंज तो बड़ा वाज़ेह है इसको, और हुकूमत को चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करें, उनको लेके जाएं कोर्ट में ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ हुकूमत कभी काम नहीं करेगी, इसलिए नहीं करेगी कि इसको इमरान खान ने फिर एक ओकेजन के तौर पे घसीटना है हुकूमत को इसके बीच में। चलिए, इमरान खान साहब की भी एक बेंच बन गया, उनकी भी ऑफशोर कंपनी के हवाले से देखते हैं उसको क्या होता है। लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे भी बात करेंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं और इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, ख़ासतौर पे कश्मीर की जो सूरत हाल है, इन हालात में कोई ऐसा बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है या नहीं हो चुकी, इस पर बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैद अहमद साहब, आपसे जानना चाहूँगा मैं, ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है इसका कोई रिजल्ट भी निकलता है? और ख़ासतौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, दोनों मुल्कों के माबैन जिस किस्म की टेंशन है, कुलभूषण का यहाँ पकड़े जाना, मोदी का पाकिस्तान के खिलाफ इतना एग्रेशन शो करना, कश्मीर के हालात, इन हालात में आप समझते हैं कि दोनों मुल्कों के माबैन मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल हो सकता है?
नसरुल्लाह, बैकडोर चैनल इस्तेमाल हमेशा होते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं हो रहे। बैकडोर चैनल की डिप्लोमेसी के लिए दोनों को बराबरी की सतह पर आना पड़ता है। इस वक्त मामला यह है कि यकतरफा ट्रैफिक है, सारे बेनिफिट्स इंडिया को जा रहे हैं, सारे प्रिविलेजेस इंडिया को जा रहे हैं। खुद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सूरत हाल में इंडिया सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट कर रहा है। जैसे बात हमने कही थी कि उसको खतरा ये है, ये तो खुद रॉ के एजेंट्स टीवी पर आकर इंडियन मीडिया पे कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पर इन्वेस्ट किया है, अगर इसको नुकसान हुआ तो इंडियन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा। तो इस वक्त तो सिर्फ ये हो रहा है। और अब होने क्या जा रहा है बेसिकली, देखिए बात ये, जैसे हमने कहा कि मुल्क में अब कोई फाइनल आर्बिट्रेटर बाकी नहीं बचा है, कोई ऐसा मुनसिफ बाकी नहीं बचा जो इस अनार्की और क्योस को रिजॉल्व कर सके। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि 4 किताबां उत्तो लथियां उत्तो लथा डंडा, 4 किताबां कुछ ना कीतियां सब कुछ कीता डंडा। ये 4 किताबें सुप्रीम कोर्ट के पास थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कीता, लिहाजा अब मार्शल लॉ लगाए, अब काम हो। अल्ताफ हुसैन और एलक्यूएम के केसेस हो, कोई नहीं बचेगा। लिहाजा आप इस सारी दहशतगर्दी के साथ दोबारा इलेक्शन नहीं करा सकते। तो फौज क्या करे? तो ये अब बात यह है कि लेकिन फौज को सोचना है, क्योंकि जितना ये डिले कर रहे हैं उसकी वजह से कौम मायूस हो रही है और खुद आर्मी की क़यादत डैमेज हो रही है। नवाज शरीफ को बचाने के चक्कर में फौज की क़यादत अपनी इज्जत गंवा रही है। अब ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कौम के दिलों से फौज की मोहब्बत निकल जाए या ये शक पैदा हो जाए कि लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है। इसलिए हम बड़ी सख्ती के साथ पहुंची, तो फिर इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा, हौसला देने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है जनरल साहब, फौज क्या किरदार अदा कर सकती है? ज़ैद हम सब बात कर रहे हैं कि हालात शायद ख़राब हो रहे हैं, तो फौज कोई किरदार अदा कर सकती है इस मुश्किल हालात में? सियासी लीडरशिप अगर मुल्क के मामला तय ना कर पाए तो अकेली फौज क्या कर सकती है? देखिए, एक तो बात तय है कि मुल्की मामला चलाना फौज का काम नहीं है, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, मार्शल लॉ, मैं समझता हूँ कि मामलात को हल करने के बजाय मार्शल लॉ जिस तरीके से लगते रहे सही मार्शल लॉ आए नहीं है तो हालात बिगड़ते रहे। तीसरी चीज़ ये है जो सबसे ख़तरनाक है और जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जानबूझ के अपने लिए गड़ा खोद रही है, वो ये है पनामा लीक से बचने के लिए जिस तरीके से डॉन लीक्स की JIT को ख़राब किया गया है, ठीक है, और जिस तरीके से उसके ज़रिए पैगाम देने की कोशिश की गई है कि शायद अफवाज पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, ठीक, इस सारे चीज़ पर, जिससे इनकी रैंक एंड फाइल लीडरशिप सारी ही मुतासर होती है। DGI लेडी उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, चीफ आर्मी स्टाफ को बदनाम करने की कोशिश की गई और ये सवाल उठाने की कोशिश की गई कि ये तो सारे हमारी जेब में है सारे, ठीक। अब ये जो किया, इससे प्रेशर फौज के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इसके। लेकिन क्या अपोजिशन ने गलती नहीं की DGI का नाम लेके उनकी अजीज़दारी शो करके? हालांकि फौज ने जब वाजे किया था कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो मेरिट पे जाके JIT में अपना किरदार अदा करें। मैं जो मैं जो JIT डॉन लीक्स की थी ना, इसको आप देखिए कि बड़े तरीके से इसको ख़राब किया गया है। इसको ख़राब करने का बड़ा वाज़ेह मकसद था और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से कार्ड खेले गए कि जी पहले कहा गया कि ये साइन इसलिए नहीं कर रहे जो उनके चेयरमैन है इसके कमीशन के कि जब तक कंसेंसस नहीं होता। कमीशन में कंसेंसस तो कोई कंडीशन नहीं होती। फिर बाद में क्या कहा गया कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया हुआ है और फिर बाद में और इस किस्म के बयानात से फौज की क़यादत के बारे में, ISI के बारे में, रेफ्तो MI और ISI के जो थे जिसको एग्री नहीं कर रहे थे उससे, तो जब इसके बाद कहा गया जी कि 3 लोग ऐसे नॉमिनेट हो रहे हैं जो शायद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, कोई तो इन्वॉल्व था इसमें। तो ये जो काम हम कर रहे हैं जिससे फौज के बारे में तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है, जाहिद अहमद साहब सही कह रहे हैं, अगर इस कौम के दिलों में फौज की मोहब्बत उठ गई या एतमाद ख़त्म हो गया तो मसला बनेगा। फौज क्या कर सकती थी? फौज कर ये सकती थी, पाकिस्तान में शायद ये प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं है, लेकिन फौज के पास एक पॉलिटिकल स्पेस थी जिसको वो इस्तेमाल करके
गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकती थी कि वो सही रास्ते पर रहें, मामलात को सही तरफ लेके चलें। अब अगर जितने डिले करते जा रहे हैं तो उस पोलिटिकल स्पेस लूज होती जा रही है। जमहूरियत को हटाने की कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है फरीद, आज के जलसे में हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ इमरान खान साहब का कम फोकस रहा है, तो क्या लगता है कि अपोजिशन का इत्तेहाद हो सकता है? दो जमातें अपने अपने अंदाज से हुकूमत के खिलाफ इस्तीफे का मुतालबा तो कर रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने माजी में या पिछले चंद दिन पहले बहुत सख्त लैंग्वेज इख्तियार की थी जरदारी साहब के हवाले से। आज जरदारी साहब को टारगेट नहीं किया उन्होंने। दरअसल साहब देखिए, वैसे आमतौर पर हमने देखा कि खान साहब जो है वो हमेशा उन्होंने आसिफ अली जरदारी को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। आज मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन में, इस वजह से शायद आसिफ अली जरदारी को उन्होंने इतना निशाना नहीं बनाया क्योंकि आज पनामा के बाद पहला उनका इस्लामाबाद में जलसा था और उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। यही वो वजह है उन्होंने तमाम तबकात से, तमाम शुबह फिक्र के लोगों से, चाहे वो वकला का, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उनको अप्रिशिएट किया, मजदूरों से, लोगों से। उन्होंने सबसे कहा कि जनाब वो इस कैंपेन में शामिल हो, उनका साथ दें और किसी भी सूरत में नवाज शरीफ इस ओहदे पर रहने के लिए अहल नहीं है। तो ये वो वजह हो सकती है। मेरे ख्याल से आने वाले जो उनके जितने भी कैंपेन हैं जो जल्द से जहाँ पर होंगे, यकीनन वो आसिफ अली जरदारी का निशाना बनाएंगे क्योंकि खान साहब भी पहले कह चुके हैं कि दोनों ही जमातें, चाहे वो मियां नवाज शरीफ की जमात हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी की जमात हो, दोनों ही करप्शन में उनका नाम है और दोनों को उन्होंने चोर और डाकू के अल्काबात से नवाजा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है आसिफ अली जरदारी के लिए। और जहाँ तक इतिहाद की बात है तो हमें लगता नहीं है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि कम अज कम माजी में भी हमने देखा कि अपोजिशन जब भी एक अलायंस, एक ग्रैंड अलायंस बनने की जब भी बात आई तो अपोजिशन में दरारें पड़ गई। जो तो सबका नुक्ता नजर सब इस बात पर जरूर मुत्तफिक है कि मियां नवाज शरीफ को मुस्ताफी होना चाहिए, अपने इस वहदे को छोड़ना चाहिए। लेकिन जब इत्तेहाद की बात आती है, जब एक प्लेटफॉर्म की बात आती है, तो मेरे ख्याल से लगता यही है कि खान साहब जो है वो अब भी सोलो फ्लाइट ही करना चाहते हैं। अभी वो इंडिविजुअली जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको ये लगता है कि जो आवाम की ताकत है खास तौर पे, वो सबसे बड़ी ताकत है। यही वो वजह है शायद वो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि आइंदा आने वाले दिनों में किसी तरह का इत्तेहाद होता हुआ हमें शायद नजर नहीं आता। खान साहब आवामी ताकत पर ज्यादा भरोसा रखते हैं बजाय इसके कि वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत को। बिल्कुल ठीक है। ज़ैद अहमद साहब, मैं आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं पॉलिटिकल दबाव बढ़ने की सूरत में? देखिए, मैं यही बात आपसे कर रहा हूं कि इंतखाबात नल एंड वॉइड होंगे। इतनी बड़ी करप्शन, दहशतगर्दी, गद्दारी के केसेस की मौजूदगी में अगर इंतखाबात कराए गए तो वो न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ जाएंगी, पाकिस्तानी रियासत की जड़ें कमजोर कर देंगी। ये पाक फौज या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करवा सकती। जैसे हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने हाथ आर्मी चीफ के पास रह गया, आर्मी से क्या आर्मी चीफ आज के हालात में ये कह सकते हैं ये करें ये ना करें? इस वक्त मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ शायद ना कह सके, लेकिन जिस तरह ज़ैद कह रहे थे ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि सैनिटी नहीं है इस वक्त आपकी पॉलिटिक्स में। कोई किसी शख्स को क्वार्टर देने को तैयार नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ इस वक्त फाइनल आर्बिटर के तौर पर आर्मी चीफ को अपना किरदार अदा करना चाहिए, पहले होता रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि लाजमी है उनके लिए कि सब उठाया जाए और सही रास्ते पे करने की कोशिश। सर आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे, ज़ैद अहमद साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैद साहब आपका बहुत शुक्रिया, रईस ने ज्वाइन किया था। मरियम औरंगजेब पाक की वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन जी, आज का प्रोग्राम इमरान खान साहब तो ऐलान कर चुके कि अब जैसे होंगे जुलूस होंगे, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाया जाएगा। अब देखना ये कि हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होती है, क्या वज़ीर आज़म को ये दबाव इसको कबूल कर पाएंगे जो बढ़ता हुआ नज़र आता है। वकला ने भी ऐलान कर दिया है। ये अब दोनों तरफ से देखने में आएगा कि क्या अपोजिशन की सारी जमातें अपने इस मकसद में कामयाब हो पाती हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।